तो स्वागत है आपका मेरिट जोन में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 2, जिसका टॉपिक है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। जैसे जब आप स्कूल में होंगे तो आपकी क्लास में आपके जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे और आपसे डिफरेंट भी कई स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ पे लर्नर्स का मतलब ये है कि वो लर्नर्स जो एक दूसरे से डिफरेंट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट। वो कैसे पता चलता है, उसे कैसे हम टैकल आउट करेंगे एज अ टीचर, हम कैसे टैकल आउट करेंगे उस सिचुएशन को जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लर्नर के साथ टीचिंग गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। ठीक, चलते। तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है आज की क्लास के हमारे: अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाई द फोर मेन टाइप्स, कॉग्निटिव, इमोशनल और एकेडमिक, एक्सप्लोर वीएके। वीएके क्या है? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वीएके जो हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज वीएके? वीएके है विजुअल, यानी जिसे हम देख पाए; ऑडिटरी, जिसे हम बोल पाए या सुन पाए; और काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक जो वर्ड है वो हमारा सजेस्ट करता है हमारी कोई भी बॉडी एक्सरसाइज को, जहाँ पे हमारी बॉडी यूज हो रही है किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है लर्न स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस डाइवर्स लर्नर नीड्स इन क्लास। डाइवर्स लर्नर नीड इन क्लास मतलब जो डाइवर्स लर्नर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर है आपकी क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स है। कुछ स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे; कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही वीक होंगे, कुछ स्लो लर्नर्स होंगे और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते होंगे। तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट्स है, ऐसे ऐसे जो लर्नर्स है, उनके साथ आप डील कैसे करोगे? तो आज की क्लास में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये सब है। तो चलते हैं। अब एक अच्छी क्लास किसको माना जाए? अब ये एक क्लासरूम का एक इमेज है यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखोगे आप तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट, यहाँ पे दो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लैपटॉप के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे टीचर्स को सिर्फ देख के उनको सुन रहे हैं। ठीक है, जैसे ये होगा ये होगा। कुछ यहाँ पे लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, कुछ वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप भी आपको दिखेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स भी दिखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी हैबिट भी दिखेगी पढ़ने के लिए, वो पढ़ कैसे रहे हैं। कुछ सिर्फ नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे देखो नोट पैड है किसी के हाथ में, किसी के हाथ में लैपटॉप है, कोई कुछ सिर्फ अपने टीचर की जो आ, उनका लेक्चर सिर्फ उसे सुन रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। कुछ इस पे राइट डाउन कर रहे हैं, कुछ इस पे राइट डाउन कर रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। ठीक है, जो एक क्लासरूम में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, हु इज अ लर्नर? क्वेश्चन यहाँ पे आता, हु इज अ लर्नर? A learner is anyone acquiring knowledge, skill, or values through study or experience. A learner is anyone. Anyone can be a learner. चाहे, अब लर्नर का मतलब यही नहीं कि स्टूडेंट का मतलब यही नहीं कि वो स्कूल में जा रहा है और एक टीचर से लेक्चर ले जाए, क्लास में ले जाए। एनीबडी हु इज एक्वायरिंग नॉलेज, जो नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, किसी स्किल को एक्वायर कर रहा है या किसी वैल्यू को एक्वायर कर रहा है थ्रू स्टडी, पढ़ के या फिर एक्सपीरियंस लेके। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ टेक्निकल चीजें होती है जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी हम सीख पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खुद पढ़ते हैं तब सीख पाते हैं, कोई हमें सिखाता है तब सीख पाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड नॉलेज, स्किल और वैल्यू अगर कोई एक्वायर कर रहा है तो वो क्या है? लर्नर है। ठीक है। ईच लर्नर इज यूनिक इन पेस, बैकग्राउंड, माइंडसेट एंड स्टाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर लर्नर अपने आप में यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, उसका पेस, उसकी गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है किसी चीज को लर्न करने की। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को ना मैथ के फॉर्मूले बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी वो समझ जाते हैं।
कुछ समझ ही नहीं पाते, नंबर देख के, मैथ्स को देख के उन्हें घबराहट होती है। ठीक है, कुछ एक ही दिन में कोई चीज सीख लेते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ को बहुत ज्यादा। दिस इज कॉल्ड पेस, कि उनका किसी एक्टिविटी को, लर्निंग एक्टिविटी को सीखने का पेस क्या है, कितने टाइम में वो उस लर्निंग एक्टिविटी को सीख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पेस का मतलब है टाइम, टाइम टू एक्वायर नॉलेज और स्किल, टाइम टू एक्वायर नॉलेज और स्किल। ठीक है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, कभी कभार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ वेल्दी होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास होते हैं, कुछ बहुत ही लो क्लास होते हैं, जिनको मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलती। तो बैकग्राउंड भी उस पे डिफरेंशिएशन में असर करता है। ठीक है, माइंडसेट, जैसे मैंने पहले बताया था कि माइंडसेट क्या है लर्नर का, ये चले नहीं। कुछ का माइंडसेट होता है कि भाई मुझे तो सिर्फ नॉलेज एक्वायर करनी है और एग्जाम में उस नॉलेज को डालना है और पास होना है। कुछ को होता है कि भाई मुझे ये नॉलेज मेरी लाइफ में आगे जाके यूजफुल होगी या नहीं यूजफुल होगी, उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा। और कुछ क्या कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं, रियल में उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। दिस इज कॉल्ड माइंड सेट ऑफ लर्नर, कि डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट ऑफ लर्नर होते हैं। जैसे थ्री इडियट मूवी थी, उसमें थ्री डिफरेंट माइंड सेट दिखाते हैं। पहला दिखाते हैं उसका रैंचो का, उसका माइंड सेट क्या होता है, उसे नंबर से कुछ लेना देना नहीं होता। वो क्या कहता है कि नॉलेज के पीछे भागो, वो नॉलेज एक्वायर करना चाहता है। वो पूछता क्यों, जब उससे पूछता कि जो पेन है ये एस्ट्रोनॉट पेन है, जिसे 0 डिग्री पे लिख सकते हैं स्पेस में, तो वो बोलता है कि है ना, फिर एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल क्यों नहीं बनाई। तो वो नॉलेज सीख करना चाह रहा है, उसका माइंडसेट क्या था, मुझे नॉलेज सीख करनी है, मुझे नॉलेज लेनी है, सिर्फ एग्जाम में पास नहीं होना। दूसरे जो उसके दोस्त थे, जो राजू होता है, वो कैसा होता है, उसे सिर्फ एग्जाम में पास होके अच्छे नंबर लेके एक जॉब लेनी होती है वो। ठीक है, वो भी एक माइंडसेट, उसका माइंडसेट क्या था कि भाई मुझे बस एग्जाम में पास हो जाऊं, नंबर अच्छे मिल जाए, मुझे नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं होता, कि एग्जाम में पास होके बस मुझे नंबर लेने हैं और उसके बाद एक अच्छी नौकरी लेनी है, उस नंबर के बेस पे शादी हो जाएगी। वो होता है। तीसरा जो उनका दोस्त होता है फरहान, उसका क्या सीन होता है कि उसे ना नॉलेज लेनी होती है, उसे नॉलेज से भी नहीं फर्क पड़ता, ना फिर उसे से नंबर आते। क्यों? क्योंकि उसे वो नॉलेज चाहिए ही नहीं होती, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो वो तीनों अलग अलग माइंडसेट वहां पे शो करते हैं उस मूवी में, कि लर्नर पढ़ तो तीनों ही रहे होते हैं, लेकिन तीनों का माइंडसेट अलग होता है। तो बाद में जाके यही होता है कि जो राजू होता है, वो बाद में जब उसका माइंडसेट बदलता है तब उसे जॉब मिलती है, नंबर अच्छे आते हैं। जो रैंचो होता है उसको आपने देखा होगा कि वो सिर्फ जो डिग्री वो लेने आया होता है, वो भी किसी और के लिए लेने आता, किसी और के नाम पे लेने आया होता है। वो वहां पे सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने आता, डिग्री एक्वायर करने नहीं आता। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंडसेट ऑफ लर्नर्स। आगे आ जाओ, एंड स्टाइल। जैसे स्टाइल का मतलब हो गया, जैसे प्रीवियस उसमें मैंने दिखाया था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर स्टाइल्स है। जैसे कोई मैकबुक से यहाँ पे पढ़ रहा है अपना, ठीक है, कोई नोट्स राइट डाउन कर रहा है, कोई यहाँ पे सिर्फ अपने टीचर्स को सुन रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टाइल है कि पढ़ने का सबका अलग स्टाइल होता है। बहुत से आपने देखा होगा नोट्स बनाते रहते हैं, उन्हें नोट्स से बहुत जल्दी याद होता है। कुछ सिर्फ ऑडिटरी सुनते हैं अपने लेक्चर को, अपने जो प्रोफेसर होते हैं उनके लेक्चर्स को सुनते हैं। उनका स्टाइल होता है कि बस सुन लिया, मेरे को बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। वो होते हैं। कुछ होते हैं कि भाई मैं को खुद करके देखूंगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल होते हैं उन लर्नर्स के, अपनी लर्निंग स्किल को और बेहतर बनाने के लिए, या फिर एकेडमिक उसके लिए गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लर्नर टाइप इज क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव इफेक्टिव टीचिंग। इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव टीचिंग, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव टीचिंग का मतलब है कि किस तरीके से एक अफेक्टिंग, जिससे उसका माइंड सेट को हम अच्छा बना सके एक लर्नर को, और उसे नॉलेज
और स्किल को वो हम दे सके जो वो एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, वो कैसे होगा इस चार्ट में समझते हैं। ये चेकलिस्ट है। अब चेकलिस्ट में हम क्या करेंगे, पहले हम उस इस जगह पे पढ़ेंगे कि भाई जो लर्नर है उसका स्टाइल कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उस लर्नर का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, उसका स्टाइल लिख देता हूं मैं। ठीक है, बैकग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे बैकग्राउंड की चेक करना कि आप बोलोगे ये बेटा, आपका कोई स्टूडेंट है, आप उसे बोल दो कि ना कल से अपना है ना उस पे लैपटॉप पे ना ये पीपीटी बना के लेके आना, इस चैप्टर की पीपीटी बना के लेके आना। अब उस बेचारे का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टाइल क्या है। ठीक है, कि उसका उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो कैसे पढ़ना पसंद करता है, कैसे वो पढ़ पाएगा, कैसे उस नॉलेज को एक्वायर कर पाएगा। तीसरा क्या आएगा बताओ, पेस, कि उसका पेस क्या है, उसकी स्पीड क्या है। कि जैसे आपने किसी अपने स्टूडेंट को एक ही दिन में 2 दे दिए चैप्टर और वो एक भी ना कर पाए, तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए अपने स्टूडेंट की, लर्नर की। और क्या पता होना चाहिए, बताइए। उस लर्नर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई उसका माइंडसेट, कि नॉलेज को लेके, लर्निंग को लेके उसका माइंडसेट क्या है। तो है इस तरीके से हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, ये एक चेकलिस्ट है बिफोर एंटरिंग इन द क्लासरूम, कि मेरे स्टूडेंट का स्टाइल, लर्निंग स्टाइल कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी माइंडसेट कैसे है। उस हिसाब से हम एक लेसन प्लान, यूनिट प्लान या अपने पढ़ाने के तरीके को देख सकते हैं कि हमें स्टूडेंट को पढ़ाना कैसे। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, कॉग्निटिव्स। अब मैंने पहली क्लास में आपको बताया कॉग्निटिव से मतलब क्या होता है, जहां पे भी आपको कॉग्निटिव लिखा दिखाई दिए उसका मतलब है मेंटल, दिमाग की बात हुई, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात हुई है, कॉग्निशन की बात हुई है, कॉग्निटिव की बात हुई है, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ठीक है, कॉग्निटिव आता है इंटेलिजेंस, मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग स्पीड, कितनी जल्दी आप किसी चीज को एक्वायर कर पाते हो अपने दिमाग में, कितनी जल्दी आप उसकी, आपकी स्पीड क्या है, आपकी लर्निंग स्पीड क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आप मेमोराइज कितनी अच्छी तरीके से कर पाते हो, आपका अटेंशन क्या है, कि कितनी देर तक आप अटेंटिव रह पाते हो क्लास में। ठीक है, वो आता है आपका कॉग्निटिव में आता है। जितनी भी दिमाग से जुड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्किल्स है, वो आपका कॉग्निटिव में आएगा। दूसरा है इमोशनल, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम एंड एंजाइटी। इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे इमोशनल, इमोशनल तो सभी होते हैं, अभी इमोशनल एस्पेक्ट इसमें ऐसे तो आप समझते हैं कि कुछ बच्चों में क्या होता है, कंपटीशन, एक मोटिवेशन होता है कंपटीशन का, कि भाई कंपटीशन लिख देते हैं यहाँ पे, कंपटीशन, कि कुछ बच्चों में ना कंपटीशन होता है क्लास में, कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लेके आना है, मुझे क्लास में टॉप करना है, तो वो उन्हें मोटिवेट करता है, वो इमोशनली मोटिवेट करता है, नहीं मुझे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। कुछ बच्चों को होता है कि यार मेरे को ना 12th में ज्यादा मार्क्स लेके फिर कॉलेज में अच्छी जगह पे एडमिशन लेना है, वो मोटिवेशन होता है। तो इमोशनली एस्पेक्ट इसमें ये है कि भैया आप मोटिवेट हो रहे हो। दूसरा होता है कॉन्फिडेंस। आपने देखा होगा कि बच्चे क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं कुछ बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं कर लूंगा, या ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे दिक्कत होगी, लेकिन अगर ये आया तो मैं कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर होता है या ग्रामर, तो मैं कर लूंगा, ग्रामर का पोर्शन तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को मैथ्स से डर लग रहा है, कि मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो कॉन्फिडेंस है वो लेस भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यहाँ पे क्यों लिखा गया, कोई बताएगा।
सेल्फ स्टीम यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि कुछ बच्चों की सेल्फ स्टीम हर्ट हो जाती है। बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे एक अच्छे मार्क्स ना लाने पे वो बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मेरे उससे मार्क्स कम रह गए, या फिर कोई फेल हो जाता है, कुछ ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं लेके आ पाता। जैसे अभी आपने देखा होगा नीट जेई में बच्चों के है ना बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो वो लेके नहीं आ पाते, ज़्यादा मार्क्स तो गलत कदम उठा लेते हैं। तो वो सेल्फ स्टीम यहाँ पे ऐसे लेगा कि इमोशनल होके अपनी सेल्फ स्टीम पे चोट मान कर, अपने कम मार्क्स को अपनी सेल्फ स्टीम पे चोट मान कर वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते जो नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट आता सोशल। अब सोशल क्या होता है बच्चा? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन करता है अपने आसपास के बच्चों से। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ना क्लासरूम में क्या होता है, बच्चों को ना कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो टॉपिक को समझ में नहीं आता ना, तो वो क्या करते हैं कि टीचर से डरते हैं। टीचर से ना पूछ के वो क्या करते हैं, अपने जो साथी होता है उससे पूछते हैं मुझे समझा देगा टॉपिक। कॉलेजेस में बहुत बार ऐसा होता है, स्कूल में भी होता है कि किसी के घर पे बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं। तो वो आगे एस्पेक्ट यहाँ पे इंटरेक्शन का, कुछ लोगों को पढ़ने से ज़्यादा इंटरेक्ट करके समझने में, नॉलेज एक्वायर करने में अच्छा लगता है। बातचीत करके यार ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, यहाँ पे कैसे आएगा, तो उससे वो ज़्यादा समझ पाते हैं बावजूद बुक पढ़ के। ठीक है। कोऑपरेशन जो मैंने बताया भैया, कोऑपरेशन, बच्चों में कोऑपरेशन होता है, ठीक है। वही आगे आपका इंटरेक्शन में ग्रुप स्टडी वगैरह। पीयर रिलेशनशिप, ये सारा पीयर रिलेशनशिप में आ गया, इसमें आपका आ जाता ग्रुप स्टडी कि आप ग्रुप स्टडी करते हैं, पीयर के साथ रिलेशन कैसा है कि यार मुझे समझ में नहीं, आप समझा सकते हो मुझे, ठीक है। एकेडमिक, प्रायर परफॉर्मेंस। प्रायर परफॉर्मेंस मतलब कि पहले बच्चे की परफॉर्मेंस क्या थी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमेशा बच्चा टॉप करता आ रहा है, तो उसके साथ अब ये सारी चीजें ना एक साथ इंटर रिलेटेड भी है। फॉर एग्जांपल कि प्रायर को परफॉर्मेंस अच्छी है बच्चे की, तो आगे भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेट रहेगा कि यार मैं पहले हमेशा से मैं फर्स्ट आता आ रहा हूँ, तो मैं आगे भी फर्स्ट आना चाहूंगा, आगे भी फर्स्ट आऊंगा, तो उसके लिए मेहनत करेगा। ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि अगर बच्चा हमेशा से किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेता आ रहा है, तो वो कोशिश करता है, या तो उसके ऊपर डर रह जाएगा कि यार मेरा तो ये सब्जेक्ट बेकार ही है, तो छोड़ ही देगा बिल्कुल ही, तो मुझे तो बस इसमें पास ही होना है धक्के से। या फिर वो मेहनत करे कि यार मैं हमेशा इसमें वो होता हूँ, फेल होता हूँ या कम मार्क्स आते हैं, इस बार मैं बहुत तगड़ी तैयारी करूंगा, बहुत अच्छी तैयारी करूंगा, और इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। तो ये कैसा भी हो सकता है कि आप मोटिवेट भी हो सकते हो आपके प्रायर परफॉर्मेंस से, और डिमोटिवेट भी हो सकते हो। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। ठीक है। सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। अब क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के ना बहुत फेवरेट होते हैं, जैसे लैंग्वेज, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कि यार हिंदी में तो ना मैं लेके आऊंगा मार्क्स। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों के ना बहुत ही वीक होते हैं, जिनसे बच्चे डरते हैं, जिसे हम माना जाए तो अगर, तो वो है मैथ। एक एवरेज माना जाए तो मैथ, मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं, नंबर इससे बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो बेसिक होता है ना मैथ का, वो बच्चों का क्लियर नहीं होता, बेसिक क्लियर नहीं होता, तो आगे जाके भी वो मैथ दिक्कत देती है। अब बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप आगे जाके क्या करोगे? आगे की क्लास में वो दिक्कत रहता है, तो वो मैथ्स एक बार खराब होती है, फिर खराबी हो, फिर उन्हें सुधारने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो एक डर बैठ जाता है कि यार मैथ्स हमारी खराब है। तो सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप मोटिवेटेड रहोगे नहीं रहोगे, या कॉन्फिडेंट रहोगे नहीं रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा या ज्यादा होगा। कुछ सब्जेक्ट में हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, या इस सब्जेक्ट में तो हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो जाता है कि यार इसको तो दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ तो इसमें तो पास होने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट नॉलेज है ये, ठीक है, कि सब्जेक्ट की नॉलेज आपको कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया मैथ में बहुत पहले गलती करते हैं बच्चे। अब आता है लर्निंग गैप।
ये लर्निंग गैप क्या है? लर्निंग गैप ये है कि आप जैसे बहुत टाइम बाद कोई चीज को जो इंटर रिलेटेड है बहुत बाद में पढ़ते हैं, गैप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत टाइम बाद आप कुछ पढ़े हो, छुट्टियां पड़ गई, तो आपने मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हो छुट्टियों से पहले, और लर्निंग गैप आ गया, लेकिन वो तो इंटर रिलेटेड है। अब उसके बाद छुट्टियों के बाद आप पढ़ते हो तो लर्निंग गैप आ जाता है, आपकी नॉलेज धुंधली पड़ जाती है, तो वो भी यहाँ पे अफेक्ट करता है। लर्निंग गैप आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई आपने बहुत टाइम बाद कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ा हो, बहुत से स्कूल्स में भी ऐसे होता है, जो आसान सब्जेक्ट होते हैं उसमें लर्निंग गैप आ जाता है। या फिर लर्निंग गैप ऐसे भी आ सकता है कि भाई आपने क्या बोलते हैं बहुत टाइम बाद पढ़ाई स्टार्ट की हो, आपकी एज गैप आ गया, लर्निंग गैप आ गया, तो वो भी कहता है आपको मोटिवेट रहने में या फिर आपके कॉन्फिडेंट रहने में, ये भी असर करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो सारी चीजें है ना, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये इंटर रिलेटेड है। जैसे कॉग्निटिव है, अब आपकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, आप मैथ के फॉर्मूले नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, आप कोऑपरेटिव भी नहीं, अब आपको खुद नहीं आ पाया तो आप दूसरों के साथ उस बारे में डिस्कस कैसे करोगे, इंटरेक्शन कैसे करोगे। ठीक है, और आपका फिर परफॉर्मेंस भी खराब ही रहेगा हमेशा, और सब्जेक्ट नॉलेज भी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, और लर्निंग गैप भी आएगा। तो ये एक दूसरे से चीजें वो है। दूसरे पे आ जाए इमोशनल। इमोशनल में अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी सब्जेक्ट को, जैसे मैंने मैथ का कहा, तो आपका अटेंशन भी वीक होगा। ठीक है, उस सब्जेक्ट को लेके वो अटेंशन वीक होगा तो आपका क्या होता है, कॉर्पोरेशन भी नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, और सब्जेक्ट नॉलेज दोबारा से खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ठीक, रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटीज एंड लर्निंग प्रोसेस। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने कॉग्निटिव क्या बोला था भाई, कॉग्निटिव क्या होता है, जितनी भी मेंटल चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है वो सारी है कॉग्निटिव। रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी एंड लर्निंग प्रोसेस, कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आपकी लर्निंग प्रोसेस क्या है, कि आप कितनी जल्दी चीजों को समझ सकते हो, कितनी जल्दी चीजों को लर्न कर सकते हो, दैट इज मेंटल एबिलिटी एंड लर्निंग प्रोसेसिंग। अब आप देखोगे डिफरेंट टाइम, अब कुछ बच्चों को है ना कुछ चीजें समझने में बहुत टाइम लग जाता है, कुछ स्लो लर्नर होता है, कुछ फास्ट लर्नर होता है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो यहाँ पे स्लो एंड फास्ट लर्नर का कॉन्सेप्ट आता है। स्लो एंड लर्नर, ठीक है, फास्ट लर्नर में तो स्लो लर्नर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया जैसे। ठीक है, क्विक स्टूडेंट क्विकली ग्रास्प मैथ, अनदर इज स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें मैथ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ बच्चों को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक में अफेक्ट मोटिवेशन अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन। फैक्टर्स क्या है इसके, स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलियर, प्रेम एंड मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट क्या करता है अटेंशन को, कि जब आप और अपने पार्टिसिपेशन को, जब आप क्या कहते हैं डरे हुए होते हैं तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, स्ट्रेस होगा, फियर ऑफ फेलियर सबसे ज्यादा होता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, इसमें तो बच्चे करते ही नहीं, मोटिवेशन उनका डाउन हो जाता है, और वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते उस चीज में। क्यों, फियर ऑफ फेलियर में प्रेज नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथ के सवाल में आप स्लो हो, और टीचर आपके ऐसे है जो आपको दोबारा, आपको डर लग रहा है कि यार मैं दोबारा पूछने जाऊंगा तो मेरे को डांटेंगे, मुझे प्रेज नहीं करेंगे। और कई टीचर, बहुत ही कम टीचर ऐसे होते हैं जो ऐसा कहते हैं बच्चों के साथ कि यार तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने पहले क्या समझाया था, तो वो प्रेज ना मिलने के कारण उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है ये। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल, an anxious student may avoid class test, unconfident student will raise their hand often। मतलब अनएंशियस, एक जो स्ट्रेस में है एक स्टूडेंट, वो बचता है क्लास टेस्ट से। बहुत से हम लोग मैथ के क्लास टेस्ट से बहुत बचते थे, या मैथ का टेस्ट ना लो कर,
और एक स्टूडेंट हमेशा ऐसा होता था जो हाथ खड़ा करता था कि सर ले लो, ठीक है आज क्लास टेस्ट ले लो, ठीक है इसका आंसर मैं दूंगा। क्यों? बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट, ही और शी इज कॉन्फिडेंट इन दैट सब्जेक्ट, कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड है, तो वो हाथ खड़ा करता है, वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन दूसरा जो नर्वस है, स्ट्रेसफुल है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक, डील्स विद स्टूडेंट्स इंटरेक्शन स्टाइल एंड ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, कि उनका कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, यहाँ पे इंट्रोवर्ट वाला आएगा, एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट क्या कहते हैं आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, एक जगह कोने में जाके बैठ जाते हैं, उनका ना कोई दोस्त होते ना कुछ होता, वो बैठे रहते, बात नहीं कह पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट आर इंट्रोवर्ट लर्नर। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो अपनी बात खुल के कह पाते हैं, टीचर्स के सामने भी, अपने जो पीयर्स होते हैं उनके सामने भी वो अपनी बात खुल के कह पाते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट नहीं कह पाते। ठीक है, ग्रुप लीडर वर्सेस साइलेंट कंट्रीब्यूटर। ग्रुप लीडर होता है जैसे कि भाई मैं बताऊंगा, मैं करूंगा, मैं जो, और ग्रुप लीडर कौन होगा? जो एक्सट्रोवर्ट होगा, कॉन्फिडेंट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, कॉन्फिडेंट होगा, हर चीज में अपनी राय देगा, अपना एक वो रखेगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ठीक है, तो वो होगा एक्सट्रोवर्ट। एक साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब तो साइलेंटली बोलेगा ठीक है मेरे को जो काम मिलेगा मैं कर लूंगा। ग्रुप टास्क होता है, उसमें एक ग्रुप लीडर होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, वो बहुत ही ब्लंटली अपनी बात कह पाता है। एक इंट्रोवर्ट होता है, वो वैसा काम कर रहा है कि मुझे छोटा मोटा जो काम बोलोगे आप, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल आता है, रिया थ्राइव्स इन ग्रुप डिस्कशन, रवि प्रेफर्स सोलो असाइनमेंट। अब जो रिया है वो क्या चाहती है? ग्रुप डिस्कशन। और रवि क्या है? रवि प्रेफर्स सोलो असाइनमेंट। ठीक है, एक लड़की रिया है, वो ग्रुप डिस्कशन चाहती है, और रवि प्रेफर करता है कि भाई क्या हो, सोलो असाइनमेंट हो, सिंगल असाइनमेंट हो, मुझे मिले मैं करूँ, वो टीचर को दे दूँ। तो रवि यहाँ पे क्या है? इंट्रोवर्ट। और रिया क्या है? एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, रवि क्या है? इंट्रोवर्ट, जो चुपचाप अपना काम करना चाह रहा है, इंटरेक्शन से बच रहा है, पार्टिसिपेशन से बच रहा है। और रिया जो ग्रुप डिस्कशन चाहती है, वो क्या है? एक्सट्रोवर्ट। Academic characteristic reflects previous academic background and subject का strong base is equal to fast learning, weak base equal to low confidence। मैंने तो पहले बताया था कि जो आपका अगर सब्जेक्ट नॉलेज आपकी अच्छी है तो आप फास्ट लर्नर हो, ठीक है, वीक बेस है तो आप लो कॉन्फिडेंस भी होगा, लो लर्नर भी होगा, रहोगे, आपका जैसे मैथ्स में होता है। ठीक है, अ स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इन ग्रामर राइट बेटर एस्टे, जिसकी ग्रामर अच्छी है वो अच्छे अच्छा लिख पा रहा है। वीक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन मैथ्स लीड्स टू फियर ऑफ द सब्जेक्ट, जो मैंने पहले बताया था कि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, उनका बेसिक अच्छा नहीं होता मैथ का, तो वो क्या करते हैं? फियर ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है मैथ से, कि भैया यार मैथ में तो मैं कर ही नहीं सकता, पास हो ही नहीं सकता। और बहुत से स्टूडेंट के साथ होता, बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैथ से दिक्कत होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वी ए के लर्निंग पहले समझेंगे, वी ए के क्या है? वी ए के है विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। वी का मतलब विजुअल, ठीक है, ए का मतलब ऑडिटरी, और के का मतलब काइनेस्थेटिक। ठीक है, अब ये क्या है? बीए के लर्निंग स्टाइल क्या होता है कि कुछ मैंने बताया था कि पहले बताया है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पढ़ना प्रेफर करते हैं, उनका लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कुछ को बुक से पढ़ना पसंद है, कुछ को लेक्चर बेस्ड पसंद है, कुछ को खुद प्रैक्टिकल करके करना पसंद है। तो डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होते हैं कि कुछ लोगों को कैसे पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को कैसे पढ़ना पसंद है। तो विजुअल पहला आता है, विजुअल जिसमें आता है सीइंग चार्ट, माइंड मैप, डायग्राम, पीपीटी।
ठीक है। इसमें बच्चा जो होता है चार्ट्स विजुअली जो उसे दिखाई दे रहा है। आजकल बहुत चल गया है कि भाई यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी चीज है कि शॉर्ट्स आते हैं। कुछ पूरा एक 3D मॉडल दिखाते हैं, एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं, बच्चों को समझ आता है। आजकल सबके साथ वही हालात है। तो विजुअली बताते हैं वीडियोस के थ्रू, उसके थ्रू। ठीक है। यूज इन क्लास क्या है, माइंड मैप, डायग्राम्स एंड पीपीटी। ठीक है। ऑडिटरी, जो मैंने बताया था कि सुनना पसंद करते हैं, लेक्चर्स, ऑडियो, कि टीचर मुझे बता रहा है, कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस दे रहा है और मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर सुन रहा हूँ, दैट इज ऑडिटरी। ठीक है। इसका यूज क्या है क्लास में, रीडिंग अलाउड इन एंड पॉडकास्ट। आजकल पॉडकास्ट बहुत वो हो गया है, फेमस हो गया है। और रीडिंग अलाउड मतलब क्लास में तेजी से पढ़ना। ठीक है। ऑडिटरी यानी लेक्चर को सुनना, विजुअल देखना, विजुअल का मतलब देखना, ऑडिटरी का मतलब सुनना, और काइनेस्थेटिक का जो मतलब मैंने पहली स्लाइड में बताया था आपको, डूइंग, किसी चीज को खुद करके देखना। ठीक है। ये कैसे होता है, ये होता है लैब वर्क में। आपने देखा होगा कि आप स्कूल में लैब होते हैं, कंप्यूटर लैब होती है, साइंस लैब होती है, वहां पे जाके बच्चों को खुद करके सिखाते हैं कि आप देखो। वे बच्चा खुद करके देखता है, लैब में एक्सपेरिमेंट करके खुद देखता है, कंप्यूटर में जाता है तो खुद करके देखता है। तो वहां पे आता है। तो VA के लर्निंग स्टाइल अगर आता है तो वो ये है, V का मतलब विजुअल, A का मतलब ऑडिटरी, एंड K का मतलब काइनेस्थेटिक। और कैसे यूज होती है क्लासरूम में, माइंड मैप, डायग्राम के थ्रू, विजुअल, रीडिंग अलाउड एंड पॉडकास्ट के थ्रू। पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ आप पॉडकास्ट कर रहे हो, नहीं। पॉडकास्ट का मतलब ये है कि आप कोई इंटरव्यू, और पॉडकास्ट भी हो गया आजकल, इंटरव्यू जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ा रहे हो या एडॉल्फ हिटलर, तो उनकी कुछ ऑडियोज हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज हैं जो अभी भी है। तो वो आप ऑडिटरी उसमें बैठा के उसमें बच्चे को सुना रहे हो। इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हो, वो तो सुना रहे हो। वो हो गया यहाँ पे। और काइनेस्थेटिक हमेशा एक काम आता है आपका साइंस में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आगे एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं ये क्या है। विजुअल, सीइंग एंड रीडिंग, ऑडिटरी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब लेक्चर होता है तो बच्चा पूछता भी सर ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, कब, कैसे। तो वो आ गया। काइनेस्थेटिक, टचिंग एंड डूइंग, जब हम किसी चीज को खुद टच करके, खुद करके ढूंढते हैं। तो विजुअल, सीइंग एंड रीडिंग। ठीक है। इसमें आपका क्या आ गया, वीडियो वगैरह आ गई आपकी। ठीक है। बुक्स भी ले लीजिए आप। ठीक है। ऑडिटरी आपके आ गया, पॉडकास्ट हो गया, इंटरव्यूज, और क्या हो गया, लेक्चर, सबसे पुराना मेथड लेक्चर्स। ठीक है। काइनेस्थेटिक हो गया आपका लैब एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो एक डायग्राम के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि भैया VAK, लिख भी देता हूँ इसकी शॉर्ट फॉर्म, VAK लाइनिंग क्या है। VAK लाइनिंग स्टाइल। नेक्स्ट आते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के स्टूडेंट्स के साथ, लर्नर्स के साथ टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। जैसे अब मेरी माने तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जितने ज्यादा हम टीचिंग एड क्लास में यूज करते हैं, उतनी ज्यादा जल्दी या उतने ही इफेक्टिव तरीके से हम टीचिंग गोल्स को अचीव कर पाते हैं। यूज विजुअल वॉइस मॉड्यूल, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। कोई साइंस का टॉपिक है तो हम विजुअल यूज कर सकते हैं। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो हम ग्लोब के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है। अलाउ फ्लेक्सिबल एक्टिविटी, ड्राइंग, डिस्कशन एंड रोल प्लेस। ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक है जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में कोई ऐसा टॉपिक है जो एक इंग्लिश में के चैप्टर्स में क्या होता है, वो होती है स्टोरी होती है।
तो रोल प्ले के थ्रू स्टोरी को आप समझा सकते हो। ठीक है। रोटेट फॉर्मेट्स टू कीप एंगेजमेंट हाई। फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि पहले आपने कोई एक ही सब्जेक्ट को आपने क्या किया, लेक्चर बेस पढ़ा दिया, फिर उसी को विजुअल पढ़ा दिया, फिर उसी को रोल प्ले के थ्रू पढ़ा दिया। तो रोटेट करें हम फॉर्मेट को पढ़ाने के। ठीक है। मेक लर्नर अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग स्टाइल। कभी कभार बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें हमारे लिए सबसे ज्यादा अफेक्टिव क्या है, कौन सा लर्निंग स्टाइल हमारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो वहां पे हम बच्चों को वो कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया आपको ऐसे समझ में आ सकता है। वो कैसे होगा, जब हम क्लास में ज्यादा से ज्यादा टीचिंग लर्निंग एड्स को यूज करेंगे। VAK, विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। तभी पता चलेगा कि तभी स्टूडेंट को पता चलेगा कि हमें क्या पसंद है, हमें किस तरीके से, कौन से लर्निंग स्टाइल से ज्यादा हम कंफर्टेबल है, ज्यादा इफेक्टिव हमारे लिए। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल हो गया आपका, कि कैसे कैसे बच्चे होते हैं, VAK क्या है, और कैसे हमें उसे क्लास में यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।